हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपकी अपनी SVM ऑनलाइन क्लासों में। आज पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14 का अगला पार्ट। तो कौन सा चैप्टर चल रहा था? चैप्टर नंबर 14 और उसका पार्ट नंबर 11, उसका 11वां पार्ट। नाइन्थ क्लास के लिए जो चैप्टर नंबर 14 था उसका नाम क्या था? प्राकृतिक संपदा। यही था चैप्टर नंबर 14, पार्ट नंबर 11, 11 नाइन्थ क्लास, और चैप्टर का नाम था प्राकृतिक संपदा। अभी किस प्रकार की प्राकृतिक संपदा के बारे में हमें पढ़ना था, इससे पहले वाले वीडियो को आप थोड़ा सा रिवाइज करो कि हमें क्या पढ़ना है। लास्ट वाले वीडियो में हमने एक नया टॉपिक डालकर छोड़ा था जिसका नाम था जैव रासायनिक चक्रण। कुछ याद है आपको? जैव रासायनिक चक्रण। तो हम जैव रासायनिक चक्रण के बारे में पढ़ रहे थे, बायोकेमिकल साइकिल्स जो होती हैं उनके बारे में, कि जैव रासायनिक चक्रण है वो क्या है, किस प्रकार से हमें प्रभावित करता है, और एक्चुअल में जैव रासायनिक चक्रण क्या होते हैं। पढ़ा भी था हमने जैव रासायनिक चक्रों के बारे में कि वायुमंडल के अंदर कौन कौन से ऐसे जैविक कारक हैं जो लगातार बने रहते हैं, उनके बीच में एक साइकिल सी चलती रहती है, एक चक्कर सा चलता रहता है। तो बहुत सारे जैविक कारक हैं, उन्हें पादप ले लेते हैं, है ना। पादपों से बहुत सारी चीज़ें हैं वो जंतुओं में चली जाती हैं, जंतुओं से फिर वापस पर्यावरण में चली जाती हैं, पर्यावरण से फिर पादप ले लेते हैं या जंतु ले लेते हैं। तो इस प्रकार से इनका एक साइकिल चलता रहता है लगातार। तो ऐसे ही जैव रासायनिक चक्रों के बारे में हमें पढ़ना था कि कौन से जैव रासायनिक चक्र होते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। ये चर्चा की थी हमने लास्ट वीडियो में, यानी पार्ट 10वें पार्ट में। आज हम एक एक करके कुछ नए चक्रों के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात तो जैव रासायनिक चक्र की परिभाषा क्या है? वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों के बीच में एक जो चक्र चलता रहता है ना, वही बात की जा रही है यहाँ पर। तो वातावरण के कैसे घटक होंगे? जैविक घटक, और दूसरे कैसे हैं? अजैविक घटक। तो वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों की यदि हम बात करें तो जैविक घटकों में क्या आते हैं? सारे सजीव। और सारे सजीवों को यदि हम शॉर्ट में डिवाइड कर दें तो केवल दो ही चीज़ों में इसको हम बांट सकते हैं। एक तो सारे के सारे पादप, और दूसरे सारे के सारे जंतु। बात यहीं निमट जाती है। ये तो अजैविक घटकों की यदि हम बात करें तो जैसे कि जल है, जैसे कि वायु है, जैसे कि मृदा है, मिट्टी है, जैसे कि सूर्य का प्रकाश है, जैसे कि तापमान है, जैसे कि पर्वत है, जैसे कि बहुत सारी गैस हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? वातावरण के अजैविक घटक, और वो जैविक घटक है। तो इनके बीच में आपस में एक रिलेशन रहता है, एक संबंध स्थापित होता है ना। तो जैविक घटक और अजैविक घटक हमेशा एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अजैविक तो नहीं करते, लेकिन जैविक घटक बिना अजैविक घटकों के जिंदा नहीं रह सकते। क्या बताइए, हम इसमें से किसी एक के बिना भी जिंदा रह सकते हैं? जल है, वायु है, मिट्टी है, प्रकाश है, तापमान है, पर्वत है, गैसें हैं। क्या इसमें से किसी एक भी चीज़ के अलावा हम जिंदा रह सकते हैं? एक चीज़ के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो हम क्या कह सकते हैं कि वातावरण के सभी जैविक घटक हैं वो अजैविक घटकों पर डिपेंड करते हैं, वो निर्भर हैं। तो इन जैविक और अजैविक घटकों के बीच में एक चक्र हमेशा चलता रहता है, उसे जैव रासायनिक चक्र कह सकते हैं। और ऐसे कितने चक्र हैं और क्या क्या चक्र हैं, हम उनको एक एक करके डिटेल से पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं एज ए बुक में जैसा दिया गया है उस हिसाब से। पहला जो चक्र होगा वो होगा आपका जल चक्र। कैसा चक्र है वो? वो जल चक्र है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है वाटर साइकिल। ये जल चक्र क्या है? देखिए पहले तो जल का अणुसूत्र क्या है? जल का अणुसूत्र H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये जुड़े रहते हैं। एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है, उसके दोनों ओर 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। इस प्रकार से ये इसकी संरचना सूत्र भी बन गया। इसे संरचना सूत्र कहते हैं, इसे अणुसूत्र कहते हैं। ये तो हो गई बात जल की, और पता भी है आप सब बच्चों को जल का अणुसूत्र क्या होता है, सूत्र क्या है। तो क्या पानी नष्ट होता है? नहीं होता। पहले तो आपको ये है कि पूरी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर पानी है वो आप सबको पता है। इसको यदि हम पृथ्वी मान लें तो इसके लगभग ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन हम पानी का मान लेते हैं, तो लगभग 75% भाग पर, और ये हो गया 25% भाग किसका? मिट्टी का। तो इसको हम 3/3 कह सकते हैं। तिहाई, 3/3 का मतलब टोटल यदि 4 पार्ट बनाए तो उसमें से 3, 4/3 केवल वाटर का है। पानी ने इतनी जगह घेर रखी है पूरी पृथ्वी पर। तो ये पानी कितना काम आता है, किस प्रकार से सजीवों के काम आता है, हम उसी की साइकिल के बारे में बात करेंगे। क्या पानी कम हो सकता है? क्या पानी नष्ट हो सकता है? क्या पानी की मात्रा जो लगभग 75% या 3/3 भाग पर है पृथ्वी पर, क्या ये कम हो सकती है? इन्हीं चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं जल चक्र या जलीय चक्र के बारे में। जैसा कि आपकी बुक में दिया है, क्या क्या बातें लिखी हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं उसे अंडरलाइन करेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आपने देखा है कि जलाशय से जल के वाष्पीकरण, इस शब्द का क्या मतलब है? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं तो उससे भाप निकलती है, उससे गैसें निकलती हैं, उससे वाष्प निकलती है। तो तरल पदार्थ का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, हीटिंग कहलाता है। किसी चीज़ को जब गर्म करते हैं ना, उस प्रक्रिया को वाष्पिंग कहते हैं। उससे से वाष्प निकलना, गैस का निकलना, भाप का निकलना ही वाष्पीकरण है। कि जलाशयों से जल का वाष्पीकरण और फिर संघनन के बाद वर्षा होती है। संघनन का मतलब होता है गैस का ठोस अवस्था में जमना, और वाष्पीकरण का मतलब होता है तरल का गैस में बदलना, तो वाष्पीकरण है। और गैस का ठोस में बदलना ये संघनन होता है, बर्फ़ का जमना। तो बर्फ़ का जमना संघनन हो गया यहाँ पर, पानी का उबलना यहाँ वाष्पीकरण हो गया। इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं के कारण क्या होती है? बरसात होती है। वर्षा कैसे होती है ये हमने पहले की वीडियो में पढ़ा भी था। तो जल का वाष्पीकरण, जल भाप बनकर उड़ेगा, फिर उसके बाद में उसके बादल बनेंगे, फिर बरसात होगी। लेकिन हमने समुद्र और महासागरों को सूखते हुए नहीं देखा है। ये प्रक्रिया बार बार होती है, तो क्या समुद्र का पानी सूख नहीं जाएगा? चलो 1 साल में ऐसा नहीं होता, 5 साल में ऐसा नहीं होता, 20 साल में ऐसा नहीं होता, लेकिन ये तो हजारों सालों से ये प्रक्रियाएं होती रही हैं। बरसात तो बहुत सालों से हो रही है, जब से हम पृथ्वी पर हैं, या बहुत हमारे पूर्वज भी देखते हैं कि बरसात तो होती रहती है। तो इतनी वाष्पीकरण होने के बाद में क्या महासागरों का पानी सूखा नहीं? क्या महासागर खाली नहीं हुए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, ऐसी चर्चा करते हैं। लेकिन हमने समुद्र और महासागरों को सूखते हुए नहीं देखा है। तो किस प्रकार जल इन जलाशयों में वापस आता है? क्योंकि जल जहाँ से भाप बनकर उड़ जाता है, वाष्प बनकर, बादल बनकर उड़ जाता है, वापस लौटकर वहीं आ जाता है बादल से बरसात के रूप में। इसलिए जल है वो घूम फिर कर वापस वहीं पर लौट आता है। इसलिए सागर और समुद्र हैं वो सूखते नहीं हैं। तो किस प्रकार जल इन जलाशयों में वापस आता है? पूरी प्रक्रिया को जिसके द्वारा जल
जलवाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है। इसे जलीय चक्र कहते हैं। जलीय चक्र की परिभाषा निकल कर आ गई है अपने आप। तो देखो, जल का जलवाष्प बनना, बरसात के रूप में आना, नदियों से वापस समुद्र में आना, इसे ही जल चक्र कहते हैं। जल चला कहाँ से था? समुद्र से और महासागर से ही तो जल चला था। कहाँ के लिए? बादल के लिए। तो समुद्र का पानी है वो भाप बनकर उड़ गया आसमान में, बादल बन गए। वो बादल बरसे, जहाँ पर भी बादल बरसे वहाँ से नदी के रूप में पानी बहने लगा और नदी वापस कहाँ आ गई है? समुद्र के अंदर आ गई है। ठीक है बच्चों, यह चक्र उतना आसान और सरल नहीं है जैसा कि वक्तव्य से प्रतीत होता है। इतना आसान भी नहीं है इसको समझना कि जैसे कि किताब में दिखा है, थोड़ा सा लिखा और समझ में आ गया। नहीं, हमें इसको बारीकी से पढ़ना होगा, इसे डिटेल से पढ़ना होगा। ये चक्र उतना आसान और सरल नहीं है जैसा कि वक्तव्य से प्रतीत होता है। वह सारा जल जो पृथ्वी पर गिरता है तुरंत समुद्र में नहीं चला जाता। तो जितना पानी बरसता है, क्या सारा का सारा समुद्र में चला जाता है? और यदि सारा चला भी जाता है तो क्या उसी वक्त चला जाता है, या फिर उसे समुद्र में जाने में समय लगता है, उसे टाइम लगता है, या उसी वक्त चला जाता है? ऐसी ही कुछ चीज़ों पर हम गौर करेंगे। क्या सारा पानी समुद्र में चला जाता है? इनमें से कुछ मृदा के अंदर चला जाता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है, और कुछ भूजल का हिस्सा बन जाता है। कुछ तो मृदा के अंदर चला जाता है मिट्टी में, और कुछ भूजल जो ग्राउंड वाटर है, जो भौम जल है, वहाँ चला जाता है। कुछ भूजल झरनों के द्वारा सतह पर आ जाता है। कुछ भूजल है वो झरनों के द्वारा कहाँ आ जाता है? सतह पर, ऊपरी सतह पर आ जाता है। या हम इसे अपने व्यवहार के लिए कूपों और नलकूपों की मदद से सतह पर लाते हैं, या फिर जो ज़मीन के अंदर जो भूजल है हम उसे वापस निकाल लाते हैं। ज़मीन की सतह पर कैसे आएगा भाई पानी? जो पानी बरसात से ज़मीन के अंदर चला गया वो ज़मीन की सतह पर कैसे आएगा? किसकी सहायता से आएगा? कूप यानी कुएं और नलकूप, हैंडपंप। हैंडपंप और ट्यूबवेल किसकी सहायता से? तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, हैंडपंप और ट्यूबवेल, इनके द्वारा पानी वापस ऊपर खींच लिया जाता है। जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में स्थलीय जीव जंतु और पौधे जल का उपयोग करते हैं। किसमें? जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में, जैसे कि पानी को पीना है, लेट बाथ में काम में लेना है, स्नान घर में काम में लेना है, या कपड़े धोने में काम में लेना है, या खाना बनाने में काम में लेना है, या फसलों को पानी देना है। तो कितने काम होते हैं मनुष्य के, जंतुओं के और पेड़ पौधों के, जिससे ज़मीन के अंदर से कूप और नलकूपों से जो पानी निकाला जाता है उसे काम में ले लिया जाएगा, उसे फर्दर दूसरे तरीक़ों से काम में लिया जाएगा। जो पानी भूमि के अंदर चला गया उस पानी को हम ट्यूबवेल से वापस खींच कर निकाल लेते हैं, मशीन की सहायता से, बहुत सारी मोटरों की सहायता से निकाल लेते हैं। उस पानी का कितना यूज करते हैं? जो जैविक प्रक्रियाएं हैं उसमें मनुष्य काम में लेता है। जीव जंतुओं को, है ना, बहुत सारी सब्जियां हैं, पेड़ पौधे लगाने में काम में ले सकता है। बहुत काम होते हैं, नहाने धोने, कपड़े धोने, खाना बनाने, या बहुत सारे कार्य जो पानी से संपन्न होते हैं उसमें इस पानी को काम में लिया जाता है। चलिए अब जो जल चक्र कैसे कंप्लीट होता है उसको डायग्रामेटिकली समझने का प्रयास करते हैं। ये जल चक्र का जो डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत ही शानदार है। प्रकृति में जलीय चक्र की बात की जा रही है, मैं इसको यहाँ तक कवर करता हूँ। अच्छे से आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे जल है वापस चला आता है। सबसे पहले यदि हम बात करें किसी भी प्रकार के पानी की, तो ये देखो बेटा, ये जो ज़मीन की सतह है
इस ज़मीन की सतह के नीचे का जो भाग है उसे भूजल कहते हैं। भूजल का मतलब इसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। और यह है सतही जल। इस सतही जल का मतलब है जो पृथ्वी की सतह पर पानी है वो वाले पानी की बात की जा रही है। समुद्र के पानी को भी आप इसका हिस्सा मान सकते हैं। अब देखो होगा क्या, जो भूजल है वो सतही जल के रूप में बाहर आ रहा है। हम ट्यूबवेल से खींच रहे हैं या पेड़ पौधे अपनी जड़ों से इसको खींच रहे हैं कुछ हद तक। हालांकि पेड़ पौधों की जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक नहीं होती। अब इस सतही जल का हुआ वाष्पीकरण। ये देखो क्या शब्द लिखा है यहाँ पर, वाष्पीकरण लिखा है। वाष्पीकरण का मतलब भाप बनना। तो भाप बनने के लिए टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए, जो कि ऊपर आपको नज़र आ रहा है चित्र में सूर्य के प्रकाश से क्या होगा। सूर्य के प्रकाश से सतही जल है वो वाष्पीकृत होगा, वाष्पीकरण होगा, भाप बनेंगे। तो इससे ये बादल बन गए। क्या बन गए? बादल बन गए। ये बादल बन गए। अब देखो इन्हीं बादलों से बर्फबारी हो सकती है। टेम्परेचर कम होगा तो बादल का जो पानी है, जो ठोस है, जो बर्फ़ के रूप में था, वो पिघलता नहीं है तो उसे बर्फबारी कह सकते हैं। और यदि पिघल जाएगा तो उसे बरसात कहेंगे। तो जहाँ से सतही जल चला था वापस देखो वहीं पर आ रहा है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया से गैसें बन गई, भाप बन गए, बादल बन गए। और वापस यही बादल देखो वर्षा और बर्फबारी के तौर पर वापस ज़मीन पर आ रहे हैं। तो जहाँ का पानी था वापस वहीं पर आया कि नहीं आया? ये भी एक प्रकार का जल चक्र है। दूसरी यदि हम बात करें तो जो पेड़ पौधे हैं उनकी पत्तियों में पानी होता है और वो पानी ज़मीन के अंदर से खींच लेते हैं। जब सूर्य का प्रकाश इन पेड़ पौधों की पत्तियों पर पड़ता है तो प्लांट के अंदर या पेड़ पौधे के अंदर जितना पानी है वो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। याद रखना, ट्रांसपायरेशन। आगे की क्लासों में आप इसे डिटेल से पढ़ेंगे कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पेड़ पौधों में कैसे होती है। रंध्रों के द्वारा होती है। पत्तियों के अंदर रंध्र होते हैं जो दिन के समय खुलते हैं, रात के समय बंद रहते हैं। उन्हीं रंध्रों से पानी बाहर निकलता है और रंध्रों से पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। इसी प्रक्रिया को हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा भी पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो ये बादल बन जाते हैं और यही बादल वापस बरसते हैं, इधर से उधर मूवमेंट करते हैं हवा के द्वारा। जब बरसते हैं तो वापस बरसात होती है, यानी जहाँ से पानी चला था वापस वहीं पर आ गया। एक दूसरी प्रक्रिया भी है कि जानवर जब श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो उस प्रक्रिया में भी पानी बाहर निकलता है। याद रखना, जानवरों द्वारा होने वाली या प्लांट्स द्वारा होने वाली श्वसन की जो प्रक्रिया है उसमें भी पानी बाहर निकलता है और वो पानी भी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है जिससे बादल बन जाते हैं और आखिरकार यही पानी वापस ज़मीन पर आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़मीन का पानी है भाप बनकर ऊपर जाता है, वापस लौटकर वहीं आता है और बहते हुए दरियाओं की तरह इस प्रकार से चला आकर वापस समुद्र में मिल जाता है। तो समुद्र का पानी है वापस भाप बनकर उड़ता है, फिर कहीं बरस जाता है, वहाँ से नदियों के रूप में, झरनों के रूप में बहता हुआ वापस समुद्र के पास आ जाता है पानी। तो इस प्रकार से पानी कभी ख़त्म नहीं होता। पानी हमेशा एक चक्र के रूप में चलता रहता है। जल हमेशा एक चक्र के रूप में चलता रहता है, इसलिए इसको जल चक्र कहा जाता है। और जल चक्र में पानी है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, ना पानी की मात्रा में कमी आती है। हाँ, ये हो सकता है कि पानी जहाँ से चला था वापस वहाँ आने में कुछ समय ज़रूर लग सकता है, बट पानी की कभी कमी नहीं होती। इस प्रकार से ये जल चक्र का डायग्राम था जिसको हमें अच्छे से समझना था। कुछ और बातें भी हैं इसके अंदर, हमें वही भी पढ़नी है। आइए जलीय चक्र में जल का क्या होता है कि एक अन्य पहलू पर विचार करते हैं। इस जलीय चक्र में जल का क्या हाल होता है, जल क्या क्या करता है, इसके बारे में हम और पढ़ते हैं। एक अन्य पहलू पर विचार करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जल बहुत से पदार्थों को घुलाने में सक्षम है।
वो अच्छे जो पदार्थ होते हैं उसको घोलने में, यानी एक विलायक का काम करता है जल। घुलने वाले खनिजों से होकर जब जल गुजरता है तब इनमें से कुछ खनिज जल में घुल जाते हैं। इस प्रकार नदी में बहुत से पोषक तत्वों को सतह से समुद्र में ले जाती हैं और इनका उपयोग समुद्री जीव जंतु द्वारा किया जाता है। ये थोड़ा सा समझने में कठिनाई तो ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन इसको इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यदि कहीं बरसात होती है तो बरसात का पानी जब बहेगा नदी के रूप में, एक जगह से दूसरी जगह में ऐसे बरसात का पानी चलेगा, तो बरसात के पानी में या नदियों के पानी में साथ में खनिज भी मिल जाते हैं। जो मिट्टी के अंदर खनिज होते हैं वो पानी के अंदर मिल जाते हैं, वो पानी के साथ घुल जाते हैं। और यही जब पानी नदियों से दौड़ता हुआ, बहता हुआ, चलता हुआ समुद्र में पहुंचता है तो समुद्र के अंदर जो जीव रहते हैं उन जीवों को पोषक तत्व मिल जाते हैं, उन जीवों को खनिज तत्व मिल जाते हैं। तो जल के इस चक्कर से जल में रहने वाले जीवों को भी फायदा मिलता है। कई बार नुकसान भी होता है, जब नदियाँ बहती हैं तो आसपास की वनस्पति को बहा कर ले जाती हैं, बाढ़ भी आ जाती है तो कई बार जान माल का नुकसान भी उठाना पड़ता है। हर एक चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, लाभ और हानि दोनों साथ में चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से जल के इस बहने से और जल चक्कर से जलीय जीवों को या समुद्री जीवों को कुछ फ़ायदा होता है। और किस रूप में होता है? खनिज पोषक तत्वों के रूप में। क्योंकि जब जल बहता है तो उसके साथ में मिट्टी के कुछ खनिज हैं वो जल के अंदर मिल जाते हैं और यही जल बेनिफिट करता है जलीय जीवों के लिए। इस प्रकार से हमने आज के इस टॉपिक में जल चक्र के बारे में वर्णन किया है और उसे थोड़ा सा हमने डीप से पढ़ा है। कुछ और बातें भी हमें करनी है जो कि अगली वीडियो में करेंगे हम, जैसा कि आप इस पर ध्यान देंगे। आज का हमारा जो ये टॉपिक था वो कुछ इस प्रकार से था। चैप्टर नंबर 14 था, पार्ट नंबर 11 था 9th क्लास का, जिसका नाम था प्राकृतिक संपदा। जैव रासायनिक चक्रण के बारे में हमें पढ़ना था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पर्यावरण में 2 प्रकार के घटक होते हैं, एक जैविक घटक, दूसरे अजैविक घटक। कोई भी जैविक घटक है वो बिना अजैविक घटकों के जिंदा नहीं रह सकता। जैविक घटकों के नाम भी मैंने आपको बताए हैं, आप इसको दोबारा से रिवाइज करना और समझने का प्रयास करना। यदि हम जल चक्र की बात करें तो जल कभी भी नष्ट नहीं होता। पृथ्वी के कितने हिस्से पर पानी है ये मैंने आपको बताया है, अच्छे से आप इसका रिवीजन करना। तो मैं सिंपल भाषा में यदि मैं ये कहूँ तो जो महासागर हैं उनका क्या होता है? वाष्पीकरण होता है तो क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। और बादलों से क्या होती है? बरसात। और बरसात से कई चीज़ें, नदियाँ अलग हैं, झरना अलग हैं, इनका बहता हुआ पानी भी वापस कहाँ आ जाता है? वापस महासागर में आ जाता है। तो क्या कहीं जल की कमी आई? नहीं, किसी प्रकार की जल की कमी नहीं आई। और जब यहाँ से यहाँ पर चलता है तो किन किन चीज़ों को काम में आता है? जो सजीव हैं उनके काम में आता है। तो सजीव इनका अलग अलग प्रकार से यूज करते हैं और वाटर वापस महासागर में, फिर वाष्पीकरण, बादल, वर्षा, नदी, झरने बहता वापस यहाँ पर। तो इसे ही अपन क्या कह सकते हैं? ये जल चक्र या जलीय चक्र इसे आप कहेंगे। ये भी आपको बनाना है अच्छे से। मैंने आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है, आप इसे डिटेल में बड़ा करके बनाना। महासागर का पानी, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, बादल बनते हैं, बरसात होती है, नदियाँ बहती हैं, झरनों में जाता है पानी, कुछ झील में भी आता है ना, झील भी कह सकते हैं। कुछ तालाब जो हैं, जलाशय, वहाँ पर भी पानी इकट्ठा हो जाता है। तो कुछ पानी कहाँ चला जाता है? भौम जल के तौर पर चला जाता है। भौम जल को ट्यूबवेल की सहायता से वापस सतह पर लाया जाता है और यही सतह का पानी वापस वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा दूसरी जगह चला जाता है। तो ये बहुत अच्छा सा आपको चक्र बनाना है। देखते हैं कौन कौन बच्चे हैं जो शानदार चक्र बनाएंगे। जल चक्र आपकी जो किताब में दिया गया है वो भी सरल था, बट आपको उससे भी एक अच्छा जल चक्र बनाना है। इसकी आप सहायता ले सकते हो। इसकी सहायता से आपको एक बहुत सुंदर और शानदार जल चक्र बनाना है। तो आज की वीडियो में जल चक्र की हमने बात की। अगली वीडियो में हम किसी और एक चक्र की बात करेंगे, शायद नाइट्रोजन चक्र की बात करेंगे। तो आप अच्छे से वीडियो को देखते रहिए, इसका रिवीजन करते रहिए। तो आज का वीडियो में केवल इतना ही दोस्तों, फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट आप अच्छे से पढ़ाई करते रहना।
आज का वीडियो हमारा पर्पस था चैप्टर नंबर 14 पार्ट नंबर 11 9th क्लास। ठीक है बच्चों, डियर स्टूडेंट, तो आप इसका रिवीजन करते रहना, अच्छे से पढ़ते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स एंड बाय।